गुड मॉर्निंग भाई सभी को। चलिए कहाँ चल रहे थे ये बताएं। ऑक्सीकरण अपचयन हो गया था, कुछ लिखाया था क्या? लिखाया नहीं था? परिभाषा वगैरह लिखा दी थी क्या? परिभाषा लिखा दी थी। चलिए अभिक्रिया हमारी थी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसको हमने बोला था रेडॉक्स। कौन सी थी? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक उदाहरण हमने बताया था इसका रेडॉक्स का। Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यही चल रही थी ना। चलिए इसमें हमने बताया था एक पदार्थ का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो जिंक किस में बदल रहा है? जिंक किस में बदल रहा है? बात नहीं भी बात नहीं। अरे Zn किस में बदल रहा है? ऋण विद्युतीय मूलक जुड़ रहा है, तो हमने कहा ये कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन सी है? ऑक्सीकरण। और CuSO4 किस में बदल रहा है? Cu में। तो ऋण विद्युतीय मूलक इसमें से क्या हो रहा है? बाहर हट रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ये क्रिया कौन सी है? अपचयन। तो ऋण विद्युतीय मूलक का निष्कासन अगर होता है तो क्रिया कौन सी कहलाती है? अपचयन कहलाती है। दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने? रेडॉक्स। क्या बोल दिया? रेडॉक्स। ये हमारी चर्चा हो गई थी। ठीक है, लेकिन इस क्रिया में एक पदार्थ ऐसा है, एक पदार्थ की हम बात करें तो एक पदार्थ हमारे पास में ऐसा है जिसे जो एक पदार्थ के ऑक्सीकरण कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस क्रिया में दो पदार्थ हैं हमारे पास में, दो क्रियाकारक हैं। इनमें से एक क्रियाकारक ऐसा है जो ऑक्सीकरण कराने में सहयोग दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण कराते हैं, दूसरे का ऑक्सीकरण कराते हैं, उन पदार्थों को, अरे भाई ये मोबाइल रख दे, क्लास चल रही है, मोबाइल खोल रखा है। ये चेक शर्ट है पीछे। क्लास लेने वक्त तो बंद कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है, थोड़ा सा सीरियस रहो पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा आप सीरियस रहें इस बात को। देखो हमने कहा ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो दूसरे का क्या करा रहा है? ऑक्सीकरण करा रहा है। दूसरे का क्या करा रहा है? ऑक्सीकरण। तो वो रासायनिक पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कराते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। तो अब मुझे बताओ आप कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जो दूसरे का क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। इस क्रिया में ये बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? जिंक का किस में हो रहा है? Zn। जिंक का किस में हो रहा है? ZnSO4 में। यानी इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, लेकिन कौन सा पदार्थ इसका ऑक्सीकरण करवा रहा है? CuSO4। अगर ये नहीं होता तो क्या इसका ऑक्सीकरण हो जाता? नहीं होता। तो इसका मतलब ये इसका ऑक्सीकरण करा रहा है, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकारक। तो फिर इस अभिक्रिया में ये जो है CuSO4 ये क्या कहलाता है? ये ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। लेकिन एक पदार्थ ऐसा भी है जो दूसरे का अपचयन कराता है। क्या कराता है? अपचयन। तो उसको हम बोलते हैं क्या? अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। इसको रिडक्टेंट कहा जाता है। ये ऑक्सीडेंट है, एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट। और ये है रिडक्टेंट। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ
किस क्रिया में अपचयन किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? CuSO4 का। किस में हो रहा है? Cu में। इसका तो इसमें क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। लेकिन इसका अपचयन कराने में मदद कौन दे रहा है? जिंक। अगर ये नहीं होता तो इसका अपचयन नहीं होता। तो फिर जिंक कौन है? अपचायक है। जिंक कौन है? अपचायक। तो इस क्रिया के लिए Zn जो है वो क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचायक। ठीक है। अब आपसे कोई परिभाषा पूछ ले सिंपल सी कि ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है ऑक्सीकारक? बताओ। जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कराते हैं। और अपचायक किसे कहा जाता है? जो दूसरे पदार्थों का अपचयन कराते हैं। लेकिन ऑक्सीकारक जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करा रहा था उसका स्वयं का क्या होता है? बताना। देखना जरा, ये था ना ऑक्सीकारक, ये रहा। स्वयं का क्या हो रहा है? इसका अपचयन। तो यानी इनका खुद का अपचयन होगा ऑक्सीकारकों का। और अपचायकों का खुद का क्या होगा? जरा देखना, अपचायक कौन? जिंक। जिंक है कि कौन है? जिंक। जिंक इसका अपचयन करा रहा था तो इसको हमने बोल दिया अपचायक। लेकिन इसका स्वयं का क्या हो रहा है? देखना, ऑक्सीकरण। ठीक है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। तो परिभाषा के बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूं मैं। लिखो लिखो। उपरोक्त अभिक्रिया में इसके जस्ट नीचे से ही लिखना है आपको। यहां तक मैंने लिखा दिया था, ये वाला इक्वेशन है ना, उसके नीचे से लिखो आप। कुछ नहीं करना, बस इसके नीचे से लिखना शुरू करो। उपरोक्त अभिक्रिया में Zn का ZnSO4 में Zn का ZnSO4 में Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण, Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण। कुछ पूछ रहे थे क्या? एक बार, अच्छा वापस रिपीट करना है। लिखो, उपरोक्त अभिक्रिया में Zn का मतलब जिंक, ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तथा CuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अभिक्रिया की परिभाषा जो बताई है ना मैंने, उस हिसाब से अभिक्रिया की पहचान करनी भाई नरेश, है ना। उसका मैंने क्ल्यू भी तो बताया है कैसी अभिक्रिया है। जब मैं गया था लास्ट क्लास में, जब उस समय मैंने सारी क्रियाओं के बारे में एक बार रिपीट किया था, तो परिभाषाओं से आसानी से पहचान हो जाएगी। मतलब 80-70% तो परिभाषाओं से ही, है ना। फिर रह जाता है 10 से 20%, वो थोड़ा आगे बढ़ करके उसको हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। अब यहां पर इसके नीचे एक हेडिंग डालो छोटा सा, लिखो ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, 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 हेडिंग डाल लो। दोनों की परिभाषा लिखाऊंगा। लिखो, ऐसे पदार्थ, हाँ लिख लो, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट। लिखो, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण, जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कराते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, यानी स्वयं का अपचयन हो जाता है तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, कॉमा करके लिखो, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नीचे हेडिंग क्या डालोगे बताओ? अपचायक। लेकिन इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है? क्या है? CuSO4। तो लिखो, इसी में एक ऑक्सीकारक में एक लाइन और ऐड कर दो,
लिखो, उपरोक्त अभिक्रिया में एक पॉइंट इसी ऑक्सीकारक में, नीचे से एक पॉइंट और डालो। उपरोक्त अभिक्रिया में यानी जो ऊपर वाली क्रिया है उसमें, उपरोक्त अभिक्रिया में काय को छोड़ना है लाइन। उपरोक्त अभिक्रिया में कौन बताओ, CuSO4। उपरोक्त अभिक्रिया में CuSO4 एक ऑक्सीकारक है। उपरोक्त अभिक्रिया में CuSO4 एक ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकारक हो गए। अब हेडिंग क्या डालोगे बताओ? अब डालो हेडिंग अपचायक। अपचायक, अपचायक, रिडक्टेंट। अपचायक में लिखो, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन कराते हैं, जो दूसरे पदार्थों का अपचयन कराते हैं तथा स्वयं का क्या होगा बताना? ऑक्सीकृत। तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाता है, ये मतलब है इसका। तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, कॉमा करके लिखो, अपचायक कहलाते हैं। अपचायक कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। एक पॉइंट और लिख देना इसमें नीचे, लिखो, उपरोक्त अभिक्रिया में Zn यानी जिंक एक अपचायक है। उपरोक्त अभिक्रिया में Zn जिंक अपचायक है, ठीक है। जिंक अपचायक है। अब एक छोटा सा हेडिंग डालो इसमें, ऑक्सीकारक एवं अपचायकों, ऑक्सीकारकों एवं अपचायकों के उदाहरण। अपचायकों के उदाहरण, ऑक्सीकारकों एवं अपचायकों के उदाहरण, ठीक है। तो देखो कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक की प्रकृति के होते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक, तो मेरे साथ साथ ही लिख लो इन पदार्थों को, ठीक है। तो सबसे पहले ये डाल करके, और इसमें सबसे पहले ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं वो लिखा रहा हूं मैं, है ना, एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। तो देखो ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं। ऑक्सीकारकों में ऑक्सीजन से किसी पदार्थ की क्रिया हो तो ऑक्सीकारक कहलाता है। ये ऑक्सीजन से संयोग होगा तो ये ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा हमारे पास में ओजोन आता है, ओजोन को O3 कहा जाता है, ये भी एक ऑक्सीकारक प्रकृति का है, ठीक है। तीसरा हमारे पास में एक पदार्थ आता है H2O2, इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला जाता है। बोलो कौन सा परऑक्साइड बोला जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो ये भी एक ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में एक पदार्थ और आता है HNO3। HNO3 भी एक ऑक्सीकारक प्रकृति का है। इस HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। बोलो कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 बोला जाता है, KMnO4, इसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं।
तो ये सभी की प्रकृति जो है वो कैसी है, ऑक्सीकारक जैसी है। कैसी है, ऑक्सीकारक की। ठीक है, तो अब आपको इनके नाम याद रखने हैं कि ऑक्सीकारकों में कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रकृति कैसी है, ऑक्सीकारकों जैसी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इन पदार्थों की यहां पर कि भैया अपचायक कौन कौन, तो देखो अपचायक मैं यहां लिख रहा हूं, ये सभी के सभी अपचायक प्रकृति के हैं। कौन कौन है अपचायक प्रकृति के, तो इसमें है भाई, लाल दवा होती है, हाँ ठीक है। अपचायकों की प्रकृति आपको बता रहा हूं कौन कौन से हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अपचायक प्रकृति का है। H2S की बात करूं, ये अपचायक प्रकृति का है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसकी प्रकृति अपचायक की होती है। इसके अलावा CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी अपचायक प्रकृति का है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड ये भी अपचायक प्रकृति का है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में H2S हो गया, CO हो गया, एक है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी इसी तरह का है, इसको हम SO2 बोलते हैं, SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी अपचायक प्रकृति का है। ठीक है, अपचायक प्रकृति का। और एक आता है हमारे पास में HI, ये भी अपचायक प्रकृति का है, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं, आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो ये सभी के सभी प्रकृति कैसी है, अपचायक प्रकृति की होती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो दोनों प्रकृति के पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक भी हैं वो और अपचायक भी हैं। ठीक है, ऐसे भी पदार्थ हैं, इन दोनों में ही आते हैं। देखो, एक तो H2S की प्रकृति ऐसी है और एक हमारे पास में H2O2 की प्रकृति ऐसी है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक इन दोनों की तरह भी काम करते हैं। और कौन कौन है जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं, एक तो हमारे पास में आता है H2O2, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, जो ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है। और एक आता है हमारे पास में H2S, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। तो H2O2 और H2S इनकी प्रकृति कैसी है, ऑक्सीकारक की भी है और अपचायक की भी है। ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक। आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्शन देकर नाम पूछेगा तो उसमें आराम से पता लग जाएगा किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण, ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग ऑक्सीकरण, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण। पहचान हो गई। तो उनमें से दो पदार्थों में चुन लेना कौन सा ऑक्सीकारक कौन सा अपचायक। अभिक्रियाओं में तो चुनाव वहां कर लेंगे, लेकिन इन पदार्थों की प्रकृति ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, तो उदाहरण देकर के एग्जाम में पूछेगा निम्न में से ऑक्सीकारक है और 4 ऑप्शन डाल देगा। ठीक है, तो ऑक्सीकारकों को एक ऑप्शन में डाल देगा। मान लो ओजोन डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, तो आपको ऑक्सीकारक का चुनाव किन में से करना है, इनमें से। ठीक है, तो बताओ ऑक्सीकारक कौन कौन है, कौन कौन है बताना। O2 और कौन है O3 और कौन है H2O2 और कौन है HNO3 और कौन है पोटेशियम परमैंगनेट। सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीकारक। कौन कौन से वापस से बताना। और पोटेशियम परमैंगनेट सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीकारक। कौन है, ऑक्सीकारक। तो बताओ अपचायक कौन कौन, कौन कौन है, H2S और कौन है कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन है सल्फर डाइऑक्साइड और कौन है HI। सारे के सारे क्या, सभी के सभी अपचायक। तो कौन कौन है अपचायक बताना, H2S, CO और SO2 और HI।
कैसे हैं ये? कैसी प्रकृति के? अपचायक। कैसी प्रकृति के? अपचायक। लेकिन इसमें मैंने दो पदार्थ लिखाए हैं जो ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है। ठीक है, कौन कौन है बताना? H2O2 और H2S। H2O2 और H2S ये कैसे हैं? ऑक्सीकारक और अपचायक। तो उदाहरणों को इनको याद रखना है जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का कि निम्न में से ऑक्सीकारक है तो चुनाव करना है, निम्न में से अपचायक है तो आंसर देना है, और या फिर वो पूछ ले कि निम्न में से ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों की प्रकृति का है तो वो आपको आंसर में देखना है। ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह से हमने अभिक्रियाओं की बात की, जिनमें से हमने सबसे पहली क्रिया बताई थी आपको संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन? संयोजन में क्या होता है? दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, और वियोजन में एक पदार्थ अपने अवयवों में टूटता है। तीसरी कौन? विस्थापन। एक पदार्थ एक क्रियाकारी पदार्थ से समूह का विस्थापित हो जाना। कौन सी? विस्थापन। चौथी कौन? द्विविस्थापन। दोनों पदार्थों का आपस में समूहों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। पांचवी कौन? ऊष्माक्षेपी और शोषी। क्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, शोषी का मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना। ठीक है, क्षेपी और शोषी। छठी क्रिया कौन? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण की कितनी परिभाषाएं? 5। ऑक्सीजन का संयोग, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। सारी क्रियाएं कौन? ऑक्सीकरण। और इसका उल्टा अपचयन। इसका उल्टा कौन सी? अपचयन। लेकिन ये दोनों साथ साथ चलें तो ऑक्सीकरण अपचयन, या इसको उपचय अपचय भी बोलते हैं, या इसको रेडॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स। ठीक है, तो ऑक्सीकारक कौन कौन है बताना? O2, O3, H2O2, HNO3, KMNO4 ये सभी क्या हैं? ऑक्सीकारक। और अपचायक कौन? H2S, CO, SO2 और HI। और दोनों की प्रकृति के कौन? H2O2 और H2S। इनकी प्रकृति कैसी है? ऑक्सीकारक और अपचायक की। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब इसके बाद में हेडिंग डालो आप उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट जिसको बोलते हैं। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक इसको हम कैटेलिस्ट बोलते हैं। उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट, CATALYST, LYST। ओके भाई गौरव सिंह। देखो कैटेलिस्ट होते क्या हैं? ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बदलने की क्षमता रखते हैं। यानी अभिक्रिया वेग को ये प्रभावित करते हैं। ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और कंप्लीट भी कराते हैं अभिक्रियाओं को। यानी इनको वो उत्प्रेरक, यानी ऐसे रासायनिक पदार्थों को भी उत्प्रेरक बोला जाएगा जो कुछ रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। रासायनिक क्रियाओं को क्या कराते हैं? संपन्न कराते हैं। कंप्लीट कराने वाले भी पदार्थ। तो वेग परिवर्तित कर दें उन पदार्थों को हमने क्या बोला? उत्प्रेरक। क्या बोला है? उत्प्रेरक। लेकिन एक विशेषता है इनकी कि इनका स्वयं का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। जैसे ये क्रिया में गए हैं वैसे ही ये लौट करके वापस आते हैं। यानी इनका स्वयं का रासायनिक संगठन नहीं बदलता। तो उन रासायनिक पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो फिर इसको डिफाइन कैसे करें हम? इसको बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं हम। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया वेग को बदल देते हैं लेकिन उनका स्वयं का रासायनिक संगठन नहीं बदलता, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। लेकिन हमने कहा कि अभिक्रिया वेग बदलने वाले पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। लेकिन अभिक्रिया वेग तो कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो कम करने वाले, ज्यादा करने वाले, जैव रासायनिक क्रियाओं को बनाने वाले या कंप्लीट करने वाले,
इन सभी पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो फिर इस आधार पर इन उत्प्रेरकों के ये प्रकार हैं, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें इन उत्प्रेरकों के टाइप्स की, तो यहां पर इनके जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार से, यहां हम 4 प्रकारों की यहां चर्चा करते हैं, जिनमें से हम पहला प्रकार का जो उत्प्रेरक देखते हैं उसे हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो पहले प्रकार के उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। धनात्मक बोला है, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। लेकिन ये वे उत्प्रेरक हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं? बढ़ा दें। तो ऐसे उत्प्रेरकों को धनात्मक उत्प्रेरक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक। तो यहां अभिक्रिया वेग को बढ़ा दें, उन उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। मैं एक रिएक्शन यहां बता रहा हूं धनात्मक उत्प्रेरक की। एक पदार्थ है, गैस है एक नाइट्रोजन। इस गैस की क्रिया हम हाइड्रोजन से करा दें। नाइट्रोजन की क्रिया किससे करा दें? हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहां पर क्या बनता है? अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 2। NH3 अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इस क्रिया में अगर मैं यहां इस क्रिया में आयरन डाल दूं, क्या डाल दें यहां पर हम? आयरन। क्या डाल दें? आयरन डाल दें। यहां पर Fe डाल दें। तो जब इसमें Fe डाला जाता है तो इसके बनने की दर बढ़ जाती है, अर्थात अमोनिया बनने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया वेग इस आयरन को डालने के पश्चात क्या होता है? बढ़ जाता है। तो फिर इस क्रिया में आयरन किस प्रकार के उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है? धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? धनात्मक उत्प्रेरक। यानी ये ऐसे उत्प्रेरक हैं जो अभिक्रिया वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया वेग को बढ़ा दें उनको कहा जाता है धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो फिर इस क्रिया में Fe कैसा उत्प्रेरक काम करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक। कैसा है? धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और कम करने वाले उत्प्रेरकों को कहा जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो फिर दूसरा प्रकार जो उत्प्रेरकों का है हमारे पास में वो कौन सा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। कौन सा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहां पर दूसरा प्रकार जो है वो कौन सा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होगा वो कैसा होगा? वो अभिक्रिया वेग को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? कम, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर लें हम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र अभी बताया था हमने, H2O2। क्या सूत्र है इसका? H2O2। क्या है बताना? H2O2। इसका सूत्र है H2O2। किसका है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो टूटता है जल के अणु में और ऑक्सीजन में। काय में टूटता है? जल के अणु में और ऑक्सीजन में। कौन टूटता है? ये H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये टूट रहा है, सामान्यतः एक क्रिया चल रही है। लेकिन इस पदार्थ में यदि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम यहां ग्लिसरीन डाल दें, क्या डाल दें? ग्लिसरीन, ठीक है। तो फिर इनके टूटने की दर जो है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो फिर इस क्रिया के लिए ये ग्लिसरीन जो है वो कैसा उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा? ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। कैसा उत्प्रेरक है ये? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो धनात्मक तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं और ऋणात्मक अभिक्रिया वेग को घटाते हैं। ऋणात्मक अभिक्रिया वेग को क्या करता है? घटाता है। क्या करता है? घटाता है। याद रहेगा, ठीक है। लेकिन तीसरा ऐसा उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं को, ये जैव रासायनिक क्रियाएं कौन सी हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो जीवों में चलती हैं, सजीवों में। और सजीव जो है, सीधा बैठ जा, कईयों का क्या है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ना वो थोड़ा सा विचित्र होता है, अच्छा लंबाई ज्यादा है,
तो लंबाई ज्यादा होती है तो वो पसर जाते हैं क्या हैं? इसमें 6-6 फीट वाले बहुत सारे लोग हैं, वो तो सही सीधे बैठे हुए हैं इसको छोड़ करके हैं? हाँ लिखा है इसको किससे डिनोट करेंगे? एक तरह से अल्कोहलिक पदार्थ होता है, अल्कोहलिक पदार्थ होता है CH2OH CHOH CH2OH, ये ठीक है। समझ में आ गया? क्या आया समझ में बताओ? अल्कोहल में प्रयोग करते हैं। जो चीज काम की ज्यादा नहीं है उसको मैं कम ही बताता हूं, ज्यादा है उसको खूब ज्यादा बताता हूं, है कि नहीं? तो जितना है पहले उसको करो पूरा, उसके बाद में खूब पूछताछी करो, है ना? तो जहां आएगा वो आ जाएगा, एक जगह और लिखाऊंगा उसको, फिर पूछ लेना उसको, कार्बन कंपाउंड आएगा तब दोबारा से आएगा, तब बता देंगे किससे करेंगे, है ना? अभी यहां पर हमें ग्लिसरीन नहीं लिखना है तो लिख दिया इधर, ठीक है। तो मैंने कहा सजीव जो होते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को। तो पौधों की और जंतुओं की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हें संपन्न कराने में जो उत्प्रेरक काम में आते हैं उनको हम बोलते हैं जैव उत्प्रेरक, ठीक है। तो फिर तीसरा प्रकार कौन उत्प्रेरकों का? जैव उत्प्रेरक। तीसरा प्रकार कौन है? जैव उत्प्रेरक। तो यहां पर तीसरा प्रकार हमारा कौन सा है? जैव उत्प्रेरक है। तो जैव रासायनिक क्रियाओं को जिनसे संपन्न कराया जाता है उनको हम जैव उत्प्रेरक या इनको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट, ठीक है। एक क्रिया मैं आपको बता देता हूं, पाचन का नाम सुना है कि पाचन क्या होता है? पाचन में किसके? भोजन के। भोजन जो ग्रहण किया है उसके बड़े अणु जो भी हैं, भोजन के अवयव बताए थे ना आपको, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये किसके अणु हैं? भोजन के। तो एंजाइम जो होते हैं इन अणुओं को तोड़ देते हैं, बड़े अणुओं को किस में कन्वर्ट कर दिया? छोटे अणुओं में। पाचन हो गया, यही तो है भोजन का पाचन, ठीक है। आप मुख में भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख में एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसको किस में करता है? स्टार्च को माल्टोज में। स्टार्च बिग मॉलिक्यूल है और माल्टोज स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो बड़े को छोटे में तोड़ दिया किसने? टाइलिन ने। तो फिर टाइलिन क्या है? तो टाइलिन एक जैव उत्प्रेरक है। टाइलिन क्या है? जैव उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहां पर इस जैव उत्प्रेरक को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये एक जैव उत्प्रेरक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया, किसने कन्वर्ट किया? टाइलिन ने। किसने कन्वर्ट किया? टाइलिन ने, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में किसने कन्वर्ट किया? टाइलिन ने। तो यहां जो टाइलिन लिखा जा रहा है वो टाइलिन एक तरह से कैसा उत्प्रेरक है? तो हम यहां ये कहेंगे कि ये एक टाइलिन जैव उत्प्रेरक है। क्या है? जैव उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये टाइलिन क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक, ठीक है। आपने देखा होगा कि पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिन का काम क्या है? इस पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन को प्रोटीएजेज में तोड़ता है। काहे को किस में तोड़ता है? प्रोटीन को प्रोटीएजेज में तोड़ता है। प्रोटीएजेज छोटे अणु हैं और प्रोटीन बड़ा अणु है। इसे तोड़ा किसने? पेप्सिन ने। तो फिर इस क्रिया में बताओ पेप्सिन कौन है? पेप्सिन एक जैव उत्प्रेरक है। पेप्सिन क्या है? जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है। ऐसे ही कई क्रियाएं होती हैं जिनमें, जैसे वसा जो होती है, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो फिर लाइपेज भी क्या है? कि बायो कैटलिस्ट कहलाता है, जैव उत्प्रेरक कहलाता है। तो एमाइलेज, लाइपेज या इसके अलावा इन्वर्टेज या इसके अलावा हमारे पास में टाइलिन है, लारी एमाइलेज जिसको बोला जाता है। तो ये सभी के सभी एक तरह से क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हो गए। किसके 3 प्रकार हैं?
किसके 3 प्रकार हैं? उत्प्रेरकों के। कौन कौन से प्रकार बताए, बताना। धनात्मक, दूसरा कौन? ऋणात्मक, और तीसरा कौन? जैव उत्प्रेरक। तीसरा कौन? जैव उत्प्रेरक। ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक प्रकार का उत्प्रेरक और है जिसे हम स्वतः या स्व उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास में चौथा जो प्रकार है उत्प्रेरक का, वो कौन सा प्रकार कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? स्वतः उत्प्रेरक। इसको स्व उत्प्रेरक या सेल्फ कैटलिस्ट भी बोलते हैं हम, स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है। समझ लो स्वतः उत्प्रेरक होता क्या है। ये ऐसे होते हैं उत्प्रेरक जिनमें कोई 2 क्रियाकारी पदार्थ हैं या 3 क्रियाकारी पदार्थ हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं और वो नए उत्पाद बना दें। और यदि उन उत्पादों में से एक उत्पाद ऐसा हो जो अभिक्रिया को कंट्रोल कर ले, अभिक्रिया को संपन्न कराए, तो वो उत्पाद जो अभिक्रिया को कंट्रोल कर लेता है, उसी उत्पाद को हम क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक। यानी सीधा सीधा है, अभिक्रिया में बना पदार्थ ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? स्वतः उत्प्रेरक बोला जाता है। ठीक है। एक ही अभिक्रिया आती है स्वतः उत्प्रेरक में, जो मैं आपको बता रहा हूं। एक पदार्थ है एस्टर। बोलो क्या नाम है उसका? क्या नाम है? इस एस्टर में एक एस्टर ले लेते हैं हम, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट एक एस्टर है। उसकी क्रिया जल से करा दें हम। काय से करा दें? जल से। ठीक है। तो जरा देखें हम क्रिया किस प्रकार की होती है। इस क्रिया में अगर हम देखें यहां, तो ये एथिल एसीटेट कहलाता है। इसे CH3COO C2H5 बोला जाता है। ये क्या है? एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट है और एथिल एसीटेट को एस्टर कहा जाता है। एक एस्टर है ये, मानो आप, ये क्या है? एस्टर। ठीक है। इसकी क्रिया हम जल से करा दें। काय से करा दें? जल से, H2O से करा दें, तो हमारे पास में 2 पदार्थ प्राप्त होते हैं। एक पदार्थ तो अम्ल प्राप्त होता है और एक होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल तो ये होता है जिसे हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एथिल एल्कोहल। ठीक है। ये एथिल एल्कोहल कहलाता है। और एक पदार्थ होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल। इसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये एक एसिटिक अम्ल है। ठीक है। तो ऐसे करके यहां ये 2 पदार्थ प्राप्त हो गए इस एस्टर के जल अपघटन द्वारा या जल से क्रिया द्वारा। एक एथिल एल्कोहल और दूसरा कौन सा है? एसिटिक अम्ल है। ठीक है। अब इन क्रिया में बनने वाले 2 पदार्थ हैं। इनमें से एक पदार्थ है हमारे पास में, और वो कौन सा है? वो है एसिटिक अम्ल। कौन सा है? एसिटिक अम्ल। ये वाला पदार्थ क्या करता है? इस अभिक्रिया को कंट्रोल कर लेता है। तो फिर इसी पदार्थ को हमने क्या नाम दे दिया, बताना? स्वतः उत्प्रेरक। ये कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक। तो ये स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है। तो अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, उसे बोलते हैं हम स्वतः उत्प्रेरक। तो बताओ उत्प्रेरक कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला कौन? अभिक्रिया वेग को बढ़ाने वाले। दूसरा कौन? ऋणात्मक अभिक्रिया वेग को कम करने वाले। तीसरा कौन? जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने वाले। और चौथा कौन? स्वतः उत्प्रेरक। अभिक्रिया में बना पदार्थ ही कैसा? उत्प्रेरक की तरह कार्य करे। क्या कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक। तो कितने प्रकार हो गए? 4। ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो इसकी। हेडिंग तो मैंने डलवा दिया था, उत्प्रेरक। हेलो भाई नवीन, केमिस्ट्री के बेस्ट बुक अभी पहले पढ़ लो, जब बेस्ट बुक बता देंगे आपको। ठीक है। पढ़ने के बाद वैसे अपनी इंस्टीट्यूट की बुक आ रही है अब, है ना, तो उसमें अंतिम काम चल रहा है, तो वही बेस्ट होगी वैसे तो। ठीक है। फिर भी आने के बाद और बता देंगे आपको। ठीक है। चलिए आगे चलिए। लिखो, ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ऐसे रासायनिक पदार्थ
जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ये कटा हुआ ही आ रहा है कि नीचे स्क्रीन पे, इसके नीचे मैंने लिखा हो रहा है, दिख नहीं रहा? ये ऐसे रासायनिक पदार्थ अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले लिख लो फिर बता देंगे, है ना, जब अंतिम आएंगे जब देख लेंगे। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, हाँ यहां तो दिख रहा है, परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं तथा उनका स्वयं का रासायनिक संगठन, तथा उनका स्वयं का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, तथा उनका स्वयं का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, बदलता है, कॉमा करके लिखो, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नहीं उदाहरण अभी कुछ नहीं लिखना, जब बोला जाए तभी लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, उत्प्रेरक निम्न प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, उत्प्रेरक निम्न प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। और नंबर 1 कौन? धनात्मक। तो नंबर 1 हेडिंग डालो, धनात्मक उत्प्रेरक। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक में लिखो, ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, कॉमा करके लिखो, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे करके ये एग्जाम्पल उतारना है ना, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही वैसे उतारना है। N2 + H2 = 2NH3। आयरन इसकी टोपी पर रखना और उसके सामने आयरन को इंडिकेट कर देना धनात्मक उत्प्रेरक। नहीं ऐसे उसमें नहीं कर सकते फिर ना, पनीर का ऑप्शन नहीं आएगा, है ना, वो क्रिया, हाँ क्रिया, हाँ उदाहरण में भी नहीं आएगा, है ना। धनात्मक उत्प्रेरक लिख लिया क्या? एग्जाम्पल लिख लिया? बताओ लिखा या नहीं? आवाज साफ रही है नहीं, और लिख लिया एक जैसे आ रहे हैं। तो फिर दूसरा कौन? तो लिखो ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। परिभाषा बोल रहा हूं, पहले परिभाषा लिखो, लिखो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं, जो अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं,
अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं तथा, बस इतना ही लिख लो, अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं कॉमा ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जैसे करके कौन सी अभिक्रिया लिखोगे बताओ? ये वाली, मैं बॉक्स में बना देता हूं इसको, हाँ सेकंड वाली क्रिया लिख लेना। ये पीला वाला जो बॉक्स बनाया ना, वो सेकंड वाले के लिए एग्जांपल है। लिख लिया क्या? लिख लिया? आगे चलें? तो आगे लिखो इसमें। अच्छा, एक एग्जाम्पल और मैं लिखाना चाह रहा था इसमें, उस एग्जाम्पल का एक उद्देश्य भी है लिखाने का। कई जगह एक व्यावहारिक प्रश्न भी आ जाता है उसमें से, तो इसलिए वो एग्जाम्पल और लिखा देता हूं मैं इसमें। ठीक है, एक एग्जाम्पल मेरे साथ ही लिखो, समझा दूंगा मैं आपको। ये इसी का है, देखो ऋणात्मक वाले का। ठीक है, एक पदार्थ है हमारे पास में CHCl3, इसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो COCl2 बनता है, इसे फॉस्जीन बोलते हैं, फॉस्फीन भी बोल देते हैं, फॉस्जीन भी बोलते हैं, दोनों शब्दों से फॉस्जीन। ये फॉस्जीन गैस होती है। और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है, HCl जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये बनता है। लेकिन इस क्रिया में, यदि इस क्रिया में हम यहां पर एथिल एल्कोहल डाल दें, ये वाला पदार्थ, तो फिर एथिल एल्कोहल इनके बनने की दर को घटा देता है। क्या कर देता है? घटा देता है। तो फिर एथिल एल्कोहल कैसा उत्प्रेरक है बताना? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। कैसा उत्प्रेरक है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। कैसा उत्प्रेरक है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। और फॉस्जीन गैस का क्या है? COCl2। क्या है? COCl2। ठीक है, लेकिन ये जो फॉस्जीन गैस बनी है ना इसमें, ये एक विषैली गैस है। कैसी गैस है? विषैली गैस। बात समझ आई क्या? विषैली गैस है। तो हम इसे क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में ना रखें, नहीं तो विषैली गैस क्या होगी? बन जाएगी। मान लो इस रूम में CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रिसाव हो गया, तो आप पर क्या फर्क पड़ेगा? हैं? अच्छा, बेहोशी होगा? हैं? बेहोशी होगी या और भी कुछ हो सकती है? मर भी सकते हैं। मर क्यों सकते हैं? क्योंकि धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है ये? इसमें। कौन सी विषैली गैस? फॉस्जीन में। इसलिए इस क्लोरोफॉर्म को बड़ी सावधानी से स्टोर किया जाता है। ठीक है, कई ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्टोरेशन या स्टोर करने की प्रक्रिया बड़ी सावधानी से की जाती है। जैसे मैं सोडियम धातु की बात करूं, ठीक है, सोडियम धातु विस्फोटक पदार्थ होता है, उसे वायु की उपस्थिति में नहीं रख सकते हम, वायु से क्रिया करेगा और फट जाएगा। तो फिर क्या करें हम? वायु से बचाव करके उसे केरोसिन में रखते हैं। किस में रख देते हैं? केरोसिन में, ताकि O2 से उसका संपर्क नहीं रहे। ठीक है,
और आधी बोतल में क्लोरोफॉर्म को रख दें तो आधी बोतल भरी हुई है और उसमें क्लोरोफॉर्म रख दी हमने, तो कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? आधी बोतल में क्या दिक्कत आ रही है? आधी बोतल में क्लोरोफॉर्म भर रहे हैं और आधी में क्या होगी? वायु। तो फिर क्या होगा? ये बनेगी विषैली गैस का निर्माण होगा, जो हमारे लिए क्या होगी? घातक होगी। ठीक है, तो इसे सावधानी पूर्वक इसको स्टोर करते हैं। जिस पात्र में भरा जाता है उसे फिल्ड करके भरा जाता है, कंप्लीटली फुल, यानी वायु का उसमें नामो निशान नहीं होना चाहिए। बात समझे क्या? ये स्टोर करने के तरीके होते हैं इसमें। तो इस क्रिया में एथेनॉल जो है C2H5OH, जिसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, वो एथिल एल्कोहल इस क्रिया में कैसा उत्प्रेरक काम कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। कैसा करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। याद रहेगा? ठीक है, तो फिर अगला कौन बताओ? अगला कौन है? जैव उत्प्रेरक। तो अगला लिखो जैव उत्प्रेरक। तीसरा लिखो जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक। ठीक है, लिखो ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक क्रियाओं को, जो जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, संपन्न कराते हैं। ये तो गौरव सिंह पहले ही बता दिया हमने, H2O2 और H2S दोनों ही ऑक्सीकारक अपचायक हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, संपन्न कराते हैं, कौमा जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे जैसे में बताओ कौन कौन से उदाहरण लिखोगे? इन दोनों को लिख लेना। ग्रीन से जो बॉक्स बनाया ना, उन दोनों को जैव में लिख लेना। ग्लूकोज सुक्रोज में होता है, चेंज नहीं होता, सुक्रोज ग्लूकोज में होता है। ये दो अणु बनते हैं, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है उसमें, इसमें जैव उत्प्रेरक नहीं होगा। ठीक है, वो तो प्रतिलोमन क्रिया के द्वारा होता है, उसको प्रतिपन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, किसका इन्वर्जन हो रहा है? सुक्रोज का। उससे कौन से दो मोनोसेकेराइड प्राप्त हो रहे हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज एक डायसेकेराइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है। उदाहरण लिख लिए हो तो बताएं भाई, लिख लो। एक अंतिम और बचा है, तो अंतिम बचा कौन? तो चौथा उत्प्रेरक कौन? स्वतः है। तो अब हेडिंग डालो स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। इसको और लिखा देता हूं, आधे मिनट और लूंगा, है ना। स्वतः उत्प्रेरक लिखो। ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में बना उत्पाद ही, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में बना उत्पाद ही यदि उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, उत्पाद ही, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, कॉमा करके लिखो, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे, जैसे किस अभिक्रिया को लिखोगे? इस अभिक्रिया को। ठीक है,
इसको हम एस्टर का जल अपघटन भी बोलते हैं। इस क्रिया का नाम है एस्टर का जल अपघटन, ठीक है। और इस क्रिया में ये एसिटिक अम्ल जो है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो जैसे करके ये रिएक्शन लिख लो और यहां पर ये लिख देना स्वतः उत्प्रेरक। कहां मतलब क्या करना है? हाँ हाँ बोलते हैं ना, सिरका, सिरके से प्राप्त होता है ना, एसिटम। ये क्रिया लिख लो, ठीक है। इस क्रिया के बाद ये उत्प्रेरक वाला जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 2-3 परिभाषाएं लिखाऊंगा और वो परिभाषाएं आपको लिखाऊंगा कल, ठीक है। तो शेष बातें आपसे करेंगे हम कल। पढ़ के आया करो भाई, शाम को घर जा करके पढ़ते हैं ना नोट्स को। अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? घर जा करके नोट्स को रोजाना पढ़ना है, रोजाना। बोला है, मैं बार बार बोलता हूं, तो थोड़ा सीरियस लो।